वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज शाम को 6 बजे ये बीपीएससी का मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। आपकी आने वाली आगामी परीक्षा के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह के 4 बजे, जी हाँ, डेली बेसिस के करंट अफेयर के साथ। वहां भी आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा लीजिएगा हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का यह सेट और देखते हैं इस सेट नंबर 11 में आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन में कितने उत्तर सही कर पाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके इन 50 प्रश्नों में कितने आंसर आए हैं सही। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा और गलत नंबर के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन सिनारियो इंपॉर्टेंट है यहाँ का। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। जी हाँ, चलिए, किस रुधिर वर्ग का एंटीबॉडी नहीं होता है? देखिए, सवाल पूछा गया है, बोला गया है नहीं होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर सोच समझ के कीजिएगा। तो रुधिर वर्ग यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें, तो देखिए ब्लड ग्रुप अगर ए है आपका तो उसका एंटीबॉडी हमेशा बी बनेगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी बनेगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका ए के साथ ब्लड ग्रुप का आपका एंटीबॉडी बनेगा। ओ है आपका तो ए और बी दोनों के साथ आपका एंटीबॉडी बन सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये किसी के साथ नहीं बनेगा। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर सकते हैं। अमाशय से कौन से एंजाइम का स्राव होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, रेनिन का होता है। दोस्तों नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अग्नाशय से, जी हाँ, अग्नाशय से साइपेज और ट्रिप्सिन तथा एमिलाइज का होता है। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, अग्नाशय से होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीभ के किस भाग में मीठा स्वाद का आभास होता है? जब भी आप कोई चीजें मीठी खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, तो जीभ के किस भाग पे जाने से आपको लगता है कि वो स्वाद उसका पता चलता है कि मीठा है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स ए, अग्रभाग पे ही हमें पता चल जाता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और पश्च भाग पे जब कोई चीजें, कड़वी चीजें खाते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई खट्टी चीजें या फिर कोई कड़वी चीजें खाते हैं, तो खट्टी चीजें जब भी खाइएगा तो वो बगल के भागों से पता चलता है। जैसे अगर आप इमली का पानी वगैरह या इमली खाएंगे तो वो खट्टी चीजें होती हैं, तो ये जो है आपका क्या शो करेगा, तो बगल का जो आपके जीभ के दोनों साइड से बगल के भाग आपको बताएंगे कि ये चीज खट्टा है। और जो पीछे का भाग होगा, यानी कि जीभ के सबसे लास्ट वाला पोर्शन, ये आपको बताएगा दोस्तों कि ये कड़वा है। जी हाँ, टेस्ट कड़वा है। ठीक है, और अग भाग जो है मीठे स्वाद का बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है और ये किस अंग में होता है? चलिए, साइंस के क्वेश्चन है ये सारे, आंसर सोच समझ के कीजिएगा, गलती ज्यादा यहां मत कीजिएगा, क्योंकि जनरल साइंस से क्वेश्चन जरूर रहेंगे एग्जाम में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, यकृत। जी हाँ, ये यकृत के हमारे शरीर से होता है। जी हाँ, फाइब्रिनोजेन जो है नामक एक प्रोटीन उत्पन्न होता है यकृत से। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि रक्त में थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन भी यहीं से हमें मिल पाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंसुलिन के अतिश्रवण के से कौन सा भाग रोग होता है? आंसर करेंगे, इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, हाइपोग्लाइसेमिया होता है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। हाइपोग्लाइसेमिया जो है दोस्तों एक रोग के कारण जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ध्यान रखिएगा। इनमें से श्वसन की पदार्थ नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स सी, विटामिन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर पूछे अगर यहाँ पे, तो श्वसन का पदार्थ नहीं है, यानी कि श्वास लेने का पदार्थ इसमें नहीं है, तो है विटामिन। बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनमें सब में जी हाँ श्वसनी की प्रक्रियाएं होती हैं, पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है? चलिए फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे।
परजीवी रोग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। डेंगू ज्वर, जो डेंगू से होने वाला ज्वर है दोस्तों, वो आपका क्या नहीं है, परजीवी रोग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पायरिया, काला ज्वर और पेचिस एक परजीवी यानी कि प्रोटोजुआ जनित रोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि आलू के कुल का नाम क्या है, यानी कि जी हाँ उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, ये बताइए। जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स अ डी, सोलेनेसिस। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सोलेनेसिस में आलू के अलावा मिर्च, बैंगन, टमाटर भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि लहसुन और प्याज का, तो आप बताइएगा दोस्तों लिलियस। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर पूछे दोस्तों यहाँ पे कि गेहूं, मक्का और गन्ना और चावल और बाजरा का, तो बताइएगा ग्रेमिनिस। और कंपोजिट, तो ये गेंदा, सूरजमुखी और सलाद का ये कुल का नाम है। ठीक है, पर आलू, मिर्च और टमाटर का क्या है, तो सोलेनेसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, मोर। ठीक है, पीकॉक, जो कि एक द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन इनमें से गाय, भैंस और बकरी जो है ये क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ताएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए, वन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो है दोस्तों, जी हाँ ये आंसर यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि गलत होगा। आंसर यहाँ पे ए होगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में। ठीक है, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, देहरादून में। मैं इसको पीपीटी में सुधार दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इट्स ए देहरादून। देहरादून की राजधानी कहाँ होती, किसकी राजधानी है दोस्तों, तो उत्तराखंड की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर दाब घटता है तो द्रव का क्वथनांक घट भी जाता है, ये भी होता है, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है दोस्तों? बिल्कुल, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? इट्स अ बी, आर्सेनिक 74 का। नोट कर सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, कि सोडियम 24 से हमें क्या पता लगता है? तो रक्त का थक्का जमने का पता लगता है। और फास्फोरस 24 से क्या पता लगता है? तो ल्यूकेमिया का उपचार का हमें पता लगता है। और आयरन 59 से हमें क्या पता लगता है, यानी लोहा 59 से, तो अरक्तता रोग का पता लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। एक होता है वैद्युत संयोजी बंधन, दूसरा है सहसंयोजी बंधन, और तीसरा है उपसंयोजी बंधन। ठीक है, वैद्युत, सह और उप, ये तीनों याद रखिएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है? अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जी अम्लता की, तो वो है दोस्तों HCl। आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों HNO3। जी हाँ, HNO3। उसके बाद कौन सा है, तो H2SO4। आई थिंक मुझे लगता है ये क्रम से ही दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे CH3COOH। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 पे। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कोणीय संवेग का मात्रक होता है, इट्स अ सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, कोणीय संवेग क्या होता है, तो किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकंड होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिए सुमेलित करना यहाँ पे
कुछ सूची दिए गए हैं 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलन करना है, आंसर बताइएगा। तो हम यहाँ पे सुमेलन करते हैं। बैरोमीटर से हमें क्या मापते हैं, तो वायु का दाब मापते हैं, ठीक है। और ऑडियोमीटर से तो ध्वनि नापते हैं, अल्टामीटर से तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं, और आमीटर से तो विद्युत। ये मैच करके ही दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? चलिए 17 का उत्तर दीजिएगा। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? आप सभी आंसर दीजिए जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्यूज को, और आंसर देते जाइएगा लगातार। हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने किया था। आंसर क्या करेंगे? इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। इसकी खोज दोस्तों कब की गई थी? तो सन 1903 में की गई थी, जिसके लिए इनको सन 1903 में ही नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है, और मुक्त रूप से लटकी हुई जो चुंबकीय सुई का अक्ष होता है वो उसके साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आंख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी। जी हाँ, आइरिस के रंग से जैसा होता है आंख का रंग, यानी कि आइरिस का जो रंग है वही होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? आंसर करेंगे दोस्तों प्लाज्मा इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, प्लाज्मा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे, और बता दें दोस्तों कि पदार्थ की एक्चुअली 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्लाज्मा भी है, और ठोस है, द्रव है, गैस है, ये 3 तो हैं ही। उसके अलावा प्लाज्मा है, और कौन सा है? आइंस्टाइन कंडेंसेंट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछना था इसका पूरा, है ना। 1947 की बात है, अंतरिम सरकार की बात की जा रही है दोस्तों। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था, और स्वतंत्रता भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में आर के षणमुगम सेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे? इट्स अ बी, ठीक है, लियाकत अली खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि फरवरी 1946 में, जी हाँ नोट कर सकते हैं आप लोग, ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजने की घोषणा की गई थी, और 24 मार्च, डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को दोस्तों भारत पहुंचा, जिसके विभिन्न सुझाव आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, और उसके सदस्यों का चुनाव भी किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार के प्रावधान है? तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आर्टिकल 14 में जी हाँ समता के अधिकार की बातें की गई हैं, ठीक है, और ये भाग 3 आता है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कौन से भाग में वर्णित है, तो इन भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान, और आपको बताना चाहेंगे कि इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान है। जी हाँ, विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, 42वें संशोधन में। जी हाँ, इसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, और 42वें संशोधन जो है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। 44वें संविधान संशोधन में पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये 42वें में किया गया, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो पुनः इसको 5 साल का कर दिया गया दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो कि, आंसर करेंगे यहां पे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा डी, जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य को मिलकर बनता है। दोस्तों यहां पे नोट कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान से ही होता है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और यहाँ पे मनोनीत होते हैं और भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, 1 3 4 2 अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति। तो ये 1 3 4 2 है, इसके क्रम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे अशोक मेहता समिति की दोस्तों, तो ये सन 1977 में लाया गया। जीवी राव समिति की बात करेंगे तो ये आया गया दोस्तों सन 1985 में। और सिंधवी समिति की बात की जाए दोस्तों, सिंधवी समिति की, तो ये 1986 में। और थुंगन समिति की बात की जाए यानी कि ये, तो ये 1988 में। तो ये क्रम था, इसलिए इस क्रम के अनुसार जो है 1 3 4 2 आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्तुत होना अनिवार्य है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स डी, कुल सदस्यों के 25% का, ठीक है। याद रखिएगा, आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटा दिया जा सकता है और महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन का प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों के, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन आरोपों पर सदन का 25% हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसके चलते ये आरोप ना लगाया जा सके, और सदन का 25% तथा 14 दिन का पूर्व राष्ट्रपति जो है नोटिस होना चाहिए, तब जाकर यह राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग की प्रारंभिक व्यवस्था कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत में संचित निधि के राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? भारत के संविधान में आर्टिकल 280, जी नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे ए होगा, जिसमें कि अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय को रूप में वित्त आयोग का गठन करके प्रत्येक 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जी हाँ, भारत के संचित निधि राज्यों को सहायता अनुदान करने की सिफारिश पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा वित्त आयोग के, लेकिन सिग्नेचर फाइनली कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर होगा वित्त विधेयक, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? बी, वित्त विधेयक द्वारा सरकार के राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल, विश्वास प्रस्ताव नोट कर सकते हैं दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव जो है द्वारा पेश किया जा सकता है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरी चीज बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉइंट है नोटेबल, यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा। यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत बार देखा होगा आपने कि बहुमत साबित करना पड़ता है, अन्यथा सरकार गिर जाती है, तो ये प्रावधान रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? गिद्ध एक पक्षी है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। जी हाँ, डिक्लोफेनेक नामक दोस्तों दवा के कारण गिद्धों की मौत हो जा रही थी। गिद्धों की सुरक्षा के लिए 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाए गए? चलिए 32 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट। चलिए तो आंसर कीजिएगा 32 का यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, जर्मनी।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है और ये 1953 में, नोट कर सकते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया। दुर्गापुर जो दोस्तों प्लांट है दुर्गापुर, वो पश्चिम बंगाल में है और उसको ब्रिटेन के द्वारा किया गया था दोस्तों। कब? तो 1956 में किया गया था। ठीक है। और भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये किया गया था दोस्तों रशिया के द्वारा। ये कब किया गया था दोस्तों? तो 1955 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 33। मुखौटा या एवं युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, मुखौटा है दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश का, और युद्ध नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश में नाचा जाता है, यानी कि इसको राज्य का लोक नृत्य कहा जाता है। सी होगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे है कर्नाटक। तो कर्नाटक में यक्षगान और, जी हाँ नोट कर सकते हैं, यक्षगान और करगा, जी हाँ ये फेमस है वहाँ के। और अगर हम बात करें दोस्तों असम की, तो असम में बिहू, और यहाँ का जो युद्ध नृत्य है वो है सतरिया। क्या है? सतरिया, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 34 का। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया? चलिए, उम्मीद एक योजना है, तो किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था? आंसर कीजिएगा यहाँ पे बी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे? जी हाँ, इट्स अ बी। जी हाँ, नवजात शिशुओं से संबंधित है यह योजना और अनुवांशिकी बीमारियों से निपटने के लिए उम्मीद पहल की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 35 पे आते हैं। हाल ही में जारी लिंग भेद सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पे जारी किया गया लिंग भेद सूचकांक 2019 में, जिसमें कि प्रथम स्थान पर आयरलैंड था। ठीक है, आयरलैंड किस पे था? तो फर्स्ट स्थान पे था। जबकि भारत यहाँ पे, जी हाँ, जबकि भारत यानी कि इंडिया यहाँ पे 112वें स्थान पे था। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में आयोजित किया गया जाएगा? 2022 का पूछा गया है, करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आगामी खेल होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये सब। जी हाँ, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल दोस्तों याद रखिएगा, इट्स अ बी, चाइना में खेला जाएगा 2022 में, याद रहेगा दोस्तों। और 24वां यहाँ पे ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग में खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और 25वां अगर पूछ दे, है ना, 25th पूछ दे, तो वो दोस्तों इटली में खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? इटली में। क्वेश्चन नंबर 37। अब्देल मजीद तेबाने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? अब्देल मजीद तेबाने, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ डी, अल्जीरिया के। जी हाँ, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तेबाने। अच्छा, यहाँ पे एक क्यूबा दिया गया है, इसके, जी हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पीएम यहाँ पे होते हैं एक्चुअली, तो मैनुअल मोरेरे, ये भी जल्द हाल ही में बने हैं। ठीक है, मैनुअल मोरेरे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। और जो बेरिंग सागर है दोस्तों, आपको बता दें कि इसको चुक्सी से जोड़ता है, और जो बांस जलडमरू है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तथा ग्रेट जो है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट और तस्मान को अलग करता है, यानी कि जोड़ता है, सॉरी। और जो कुक जलडमरू मध्य है ना, वो क्या करता है? उत्तरी न्यूजीलैंड को और दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करता है, तथा तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है। ये भी याद रखिए। तो ये सारी तथ्य थे यहाँ से जुड़े हुए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? एक्चुअली पाई जाती है। ठीक है, आंसर करेंगे, इट्स अ सी, जी हाँ, पेरू धारा। ठीक है, पेरू जलधारा का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका में, पश्चिमी तटों पे
सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है ये, और ये पेरू या फिर हेम्बोल्ट जलधारा कहलाती है। दोस्तों आपको बता दें कि गल्फ स्ट्रीम जो है ना, गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा ब्राजील गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं जो कि अटलांटिक महासागर में चलती हैं। और कनारी जो है वो कनारी, वेगुएल, लेब्राडोर जितनी भी हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं और ये अटलांटिक महासागर में चलती है। और पेरू तो ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, ये ठंडी जलधारा है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में पूछा गया है, ठीक है, दोनों के एकदम मैं आपको बता दूंगा अभी। आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी, हिमाद्री। ओके, आंसर क्या करेंगे? उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसको हिमाद्री नाम दिया गया है, जबकि जो दक्षिण में है उसको गंगोत्री नाम दिया गया है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों क्या है? मैत्री और गंगोत्री, जी हाँ, भारतीय दक्षिण ध्रुव के अनुसंधान केंद्र पे है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इट्स अ सी, प्रेयरी। नोट कर सकते हैं 41 का, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी का विकास अमेरिका और कनाडा के पश्चिम रॉकीज पर्वत तथा पूर्व पर्वपाती वनों में बीच में हुआ है। पंपास जो है दोस्तों यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विकसित घास का मैदान है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। सदाबहार किस्म के वन जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है हमारे, भूमध्य प्रदेश देश है, विषुवतीय रेखा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार वृक्ष जैसे कि रबड़, बांस, एबिनो है ना, महोगनी, बेत आदि पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? इट्स अ बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पर उपग्रह नहीं है? आंसर करेंगे सी, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ, ये पूछा गया है कि कौन से ग्रहों का चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर दोस्तों आबादी वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं इसको, ठीक है। तो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की स्थिति जनसंख्या क्या कहलाती है? तो विस्फोटक कहलाती है। आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे, इसके अंतर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ डी, जी हाँ, सतलज और ब्यास नदी से, ठीक है। सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को नदियों को पानी मिलता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यह पंजाब में है और ये ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज से निकली हुई है। कहाँ से? हरिके बैराज से, ठीक है। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों ही जो राज्य हैं वो लाभान्वित होते हैं इस नहर से। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे सी, कृष्णा पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या करेंगे? सी, कृष्णा नदी पे। दोस्तों ये जुड़ा है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है अमरावती, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ा हुआ एक राज्य अलग हुआ है जिसका नाम है दोस्तों, जी हाँ, तेलंगाना। नोट कर सकते हैं, तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती है। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? जादूगोड़ा का संबंध किससे है? आंसर करेंगे इट्स अ डी, यूरेनियम के खनन से दोस्तों। किससे है? यूरेनियम के खनन से। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खनन जो है झारखंड राज्य के सिंहभू तथा टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा एक जगह है जो कि झारखंड में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, और ये श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना गया है, ठीक है। दूध उत्पादन, डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, केबुल लामजो जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है?
केबुल लामजाओ। नोट कर सकते हैं, आंसर होगा इट्स सी, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नोट कर सकते हैं। आज का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो इट्स बी, लाल मिट्टी। ठीक है, नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, रेड सॉइल। ठीक है, लाल मिट्टी। तो दोस्तों आज आपके सामने इन 50 प्रश्नों में कितने उत्तर सही किए आपने, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो कैसा लगता है एक लाइक और शेयर करके भी ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। हमारे साथ आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।